नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। पीसीएस 2022 प्रीलिम्स के लिए ये जो सीरीज चल रही है उसमें ये 8वें क्रम का वीडियो है। इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। आज की इस श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स के सेक्शन को देखेंगे, फिर जीएस के और फिर अंत में करंट अफेयर्स से इसका समापन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ पर स्टैब्लिश की गई? तो आपका सही जवाब होगा संघाई, चीन में। अगला है, एक शब्द का प्रयोग हो रहा है जिसका नाम है शिविर। ये शिविर क्या है? ये परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है और इसका संबंध किस देश से है? तो आपका सीधा जवाब होगा रूस से। अगला है, जिला सुशासन सूचकांक ये किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया गया? तो आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। अगला है, उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय जिसने खुद का उपग्रह विकसित किया है? तो आपका सही जवाब होगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, ओडीएफ प्लस गांव की सूची में प्रथम 3 स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे कर्नाटक है। अगला है, ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो आपका सही जवाब होगा अलका मित्तल। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में पक्षियों के आगमन का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा चिल्का झील। अगला है, देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। एक नेशनल पार्क अभी चर्चा में आया है जिसका नाम है कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ये जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि कुछ चीतों को भारतीय गवर्नमेंट नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका से लेकर आएगी और ये कहां पर है कूनो पालपुर नेशनल पार्क? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पर है? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां पर लॉन्च की गई? तो आपका सही जवाब होगा सिरोरा, जो कि गाजियाबाद जिले में स्थित है। यहां देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई। याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। इसमें जो टॉप 3 के राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसकी स्थापना 1965 में हुई, उसके नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम क्या है? विजय पॉल शर्मा। अगला है, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जवाब होगा तेलंगाना में 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है, कृत्रिम सूर्य से संबंधित प्रयोग किस देश में हो रहा है? तो आपका सही जवाब होगा चीन में। प्रधानमंत्री महोदय की सुरक्षा में कुछ चूक का मामला आया था, उसके लिए कुछ जांच समितियां बनी। यहाँ पर आपको 2 समिति देखने को मिलेगी, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटरिंग है और दूसरा गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समिति बनी है उसकी अध्यक्षता इंदु मल्होत्रा कर रही हैं जो कि 5 सदस्यीय टीम है, और गृह मंत्रालय के द्वारा जो समिति बनी है उसकी अध्यक्षता सुधीर कुमार सक्सेना कर रहे हैं जो कि 3 सदस्यीय कमेटी है। अगला है, इंडिया स्किल 2021 में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं? तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा नंबर 1 पर 51 पदक के साथ, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है 30 पदक के साथ और तीसरे नंबर पर केरल है 25 पदक के साथ। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हेली हब कहां पर स्टैब्लिश हुआ? तो आपका सही जवाब होगा गुरुग्राम, हरियाणा में भारत का पहला हेली हब स्टैब्लिश हुआ। अगला प्रश्न है कि सभी ग्रामीण घरों में हर घर नल जल का जो लक्ष्य है वो कब तक का है? तो आपका सही जवाब होगा 2024 तक का। और इसके तहत जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार है उनमें प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी की व्यवस्था की गई? तो आपका सही जवाब होगा 55 लीटर प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। ठीक है, ये भी याद रखना होगा आपको। अगला देखिए, आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन चुने गए हैं? तो आपका जवाब होगा पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। ठीक है, पियरे ओलिवियर गॉरिंचस जो है ये आईएमएफ के नए अर्थशास्त्री बने हैं और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, चौथे कार्यकाल के लिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा मार्क रूट, यानी मार्क रूट नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे और इनका चौथा कार्यकाल होगा। अगला है, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है? एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, इसरो के जो गगनयान है, जो मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है, इसके लिए इसके क्रायोजेनिक इंजन का जिसका नाम GSLV मार्क 3 है, इसका सफल परीक्षण हुआ और इस GSLV मार्क 3 का क्या नाम रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा विकास। अगला देखिए, अब ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा विकास नाम किससे संबंधित है? और इस ऑप्शन में आपको दे देगा कि गगनयान का क्रायोजेनिक इंजन का नाम है। अगला देखिए, ऑपरेशन अमानत, आरपीएफ द्वारा ये ऑपरेशन अमानत चलाया गया और ये क्या करता है? तो ये खोया हुआ सामान वापस करने के लिए इनिशिएटिव है और यानी ये रेलवे का एक नया इनिशिएटिव है। अगला देखिए,
जनवरी 1992 से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को अपने परमाणु केंद्रों की सूची साझा करते हैं। याद रखिएगा कब से, जनवरी 1992 से। एक टर्म यूज हो रहा है RCEP, इसका फुल फॉर्म क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये कब से लागू होगा, तो 1 जनवरी 2022 से। और याद रखिएगा इसमें बिल्कुल क्लियर कट कि इसमें भारत शामिल होने से मना कर दिया है, अमेरिका भी शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो जापान शामिल है, चीन शामिल है। अगला देखिए 8 कोर सेक्टर में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, ये 8 कोर सेक्टर में शामिल है। अगर ये पूछा जाए कि इनका भारांश का क्रम क्या है, तो नंबर 1 पे रिफाइनरी, दूसरे नंबर पे बिजली, तीसरे नंबर पे स्टील और चौथे नंबर पे कोयला आता है, ठीक है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं है। तो आपको यदि 8 कोर सेक्टर में शामिल सेक्टर का पता रहेगा तो आप बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। अगला है शैक्षणिक संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ, तो आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद। अगला देखिए अकेले दक्षिणी ध्रुव को पार करने वाली प्रथम अश्वेत महिला कौन है, तो आपका सही जवाब होगा हरप्रीत चंडी। यानी हरप्रीत चंडी वो प्रथम अश्वेत महिला है जिन्होंने अकेले ही दक्षिणी ध्रुव को पार किया। अगला प्रश्न है एक पर्यावरण प्रेमी है जिनका नाम है रिचर्ड लीकी। ये जो रिचर्ड लीकी का निधन हुआ ये किस देश से संबंधित है, तो आपका सही जवाब होगा केन्या। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई, तो 1947 को। इस प्रकार 6 जनवरी 2022 को भारतीय मानक ब्यूरो के 75 वर्ष पूरे हो गए, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। और 6 जनवरी भी याद रखिएगा। अगला है संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं, तो याद रखिएगा झांग मिंग। और ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें कितने सदस्य हैं, 8, और उसमें भारत भी शामिल है। अगला है विधानसभा खर्च की सीमा क्या निर्धारित की गई। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जो बड़े राज्य हैं उसमें 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख सीमा कर दी गई है। एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है ओरंग नेशनल पार्क। ये हाल ही में घड़ियाल के संरक्षण के लिए चर्चा में आया और ये ओरंग नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपका सही जवाब होगा असम में। अगला देखिए एक और टर्मिनोलॉजी प्रयोग में हो रही है जिसका नाम है गेटवे टू हेल। ये एक प्राकृतिक गैस का गड्ढा है और इसमें से हमेशा गैस के गुब्बारे निकल रहे हैं। और ये कहां पर है, गेटवे टू हेल, ये तुर्कमेनिस्तान में है और तुर्कमेनिस्तान ने गेटवे टू हेल को बुझाने का घोषणा कर दी है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। यह प्रश्न भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड है और ये चारों गांव नेपाल के बॉर्डर पर हैं। कौन कौन से गांव के नाम है, भवानीपुर, टेड़िया, ढाकिया और बिछिया। याद रखिएगा भवानीपुर, टेड़िया, ढाकिया और बिछिया। अगला हाल ही में गुलाबों का निधन हो गया। ये गुलाबों कौन है, ये सबसे उम्रदराज मादा भालू है, इसका निधन हो गया। और ये मादा भालू किस नेशनल पार्क में थी, तो आपका सही जवाब होगा वन विहार नेशनल पार्क। ये कहां पर है, भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला है पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। ये कौन है, तो याद रखिएगा ये एक प्रसिद्ध कथक नृतक है, पंडित मुन्ना लाल। और याद रखिएगा एक और कथक के नृतक हैं बिरजू महाराज, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और एक बात और याद रखिएगा कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित हैं। अगला देखिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का स्थापना कब हुई, तो 1875 में। उस हिसाब से इसकी 15 जनवरी 2022 को 147वां दिवस मनाया गया, किसका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का, ठीक है। अगला देखिए किस्सा खाकी का ये इनिशिएटिव कहां का है, तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली पुलिस का। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो आपका सही जवाब होगा भरत सुब्रमण्यम। एक टोंगा द्वीप पर एक नया मूवमेंट हुआ है, क्या हुआ, यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ये जो टोंगा द्वीप है ये रिंग ऑफ फायर में है। और रिंग ऑफ फायर कहां पर है, तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यानी कि जो टोंगा द्वीप है ये रिंग ऑफ फायर में है और इसके दक्षिण में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ये किस महासागर में है, तो आपका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर। आगे अगला प्रश्न, अब हम लोग जीएस में चल रहे हैं, ये हिस्ट्री से संबंधित है। कुछ सोसाइटियों के एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित प्रश्न निश्चित तौर पर हर बार आते हैं, जैसे एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स द्वारा, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय, युवा बंगाल आंदोलन 1826 में विलियम डेरेजियो द्वारा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा, तत्व बोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा और परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग द्वारा। यह याद रखिएगा, परमहंस मंडली कई बार पूछी जा चुकी है। अगला है वेद समाज की स्थापना 1864 में धरालू नायडू के द्वारा, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सैयद अहमद खां द्वारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा, मद्रास महाजन सभा 1884 में रामास्वामी मुदालियर, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और आनंद चार्लू के द्वारा। याद रखिएगा जिन संस्थाओं और स्थापकों के नाम का उल्लेख यहां पर किया गया है
इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर मैचिंग में पूछे जाते हैं, या तो मिलान करना होता है या तो सीधे सीधे मैचिंग पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, और जिन नामों का उल्लेख किया गया है ये उन मैचिंग में जरूर शामिल रहते हैं। तो अगर आपको उस मैचिंग में से अगर आपको 4 में से 3 या 2 भी आ रहे हैं तब भी आप इजीली उसको करने की स्थिति में होंगे। अगला देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है और ये इनिशिएटिव बहुत लेट से प्रारंभ हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत बहुत ही पॉपुलर प्रश्न को लेना पड़ रहा है। अल मोहम्मद अल हिंदी, ये 2021 में पहला नौसैनिक अभ्यास है। याद रखिएगा, इस प्रश्न को मेरे द्वारा कल के कम्युनिटी टैब में भी पूछा गया था और यह प्रश्न ज्यादातर लोगों ने गलत जवाब दिया था। वो ज्यादातर लोग भारत और यूएई के साथ जा रहे थे, जबकि अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 का आयोजन भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। अगला है, फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज आईएनएस अन्वेष का समुद्री परीक्षण हुआ। अब ये देखिए, पहली बात क्या पता चली कि जो फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज है उसका नाम क्या है, आईएनएस अन्वेष, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आपका जवाब होगा कोचीन शिपयार्ड द्वारा। और दूसरी बात की आईएनएस अन्वेष का डिजाइन किसने किया, तो आपका सही जवाब होगा डीआरडीओ द्वारा। आगे ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि इसमें कुछ जल संधियां हैं जो काफी पॉपुलर हैं, जैसे जिब्राल्टर संधि, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगर हम कर्च जल संधि की बात करें तो ये अजोव सागर से काला सागर को जोड़ती है। अगर हम वास्पोरस जल संधि की बात करें तो ये काला सागर को मरमरा सागर से। अगर हम डार्डेनलीज या डार्डानेल्स की बात करें तो ये मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। अगर हम सुसीमा जल संधि की बात करें तो ये पूर्वी चीन सागर को जापान सागर के साथ जोड़ती है। अगर हम सुंडा जल संधि की बात करें तो ये हिंद महासागर को जावा महासागर से जोड़ती है। अगर हम बात करें हरमुज की तो ये ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है। अगर हम डोवर जल संधि की बात करें तो ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल के साथ जोड़ती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। मलक्का जल संधि, यह भी बहुत बार पूछा गया है, दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कहां पर स्टैब्लिश, तो आपका सही जवाब होगा भादला सोलर पार्क राजस्थान में। अगला है, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई, तो आपका सही जवाब होगा 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना। अगला प्रश्न है, मेघालय में एक फसल उत्सव है जिसका नाम है वांगला, और ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा गारोस जनजाति। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेघालय में गारोस जनजाति के द्वारा एक फसल उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है वांगला। अगला प्रश्न है, ब्लैक फुट रोग ये किसके द्वारा होता है, तो ये आर्सेनिक प्रदूषण के द्वारा। इटाई रोग ये कैडमियम प्रदूषण से होता है। निद्रा रोग ये सीसी मक्खी के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेंच ज्वर किसके कारण होता है, तो आपका जवाब होगा जूं के द्वारा। जो शरीर में जूं होती है उससे ट्रेंच ज्वर होता है। अगर पूछा जाए कि टाइफस रिलेपशिंग ज्वर किसके साथ होता है, तो आपका सही जवाब होगा खटमल के कारण टाइफस रिलेपशिंग ज्वर होता है। अगर पूछा जाए कि हैजा जिसको कॉलरा के नाम से जानते हैं ये किसके कारण होता है, तो आपका सही जवाब होगा घरेलू मक्खी के कारण। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री से है, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किसका किसका जिक्र है, तो आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, स्कंदगुप्त का, और साथ ही साथ स्वयं रुद्रदामन का भी उल्लेख उसके जूनागढ़ अभिलेख में है। और रुद्रदामन कौन सा शासक था, तो ये शक शासक था। अगला है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील, झाल नहीं है ये झील है, झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। और अगर इसके पुनर्निर्माण की बात की जाए तो समयानुसार अशोक ने, रुद्रदामन ने और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य करवाया। अगला है, जैनुल आब्दीन जिसको शाह खान के नाम से जाना जाता है, ये जैनुल आब्दीन कश्मीर का शासक था जिसने डल झील में रूपलंका और सोनलंका का निर्माण कराया। वहीं बुलर झील में जैन लंका नामक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कराया था। ठीक है, यानी डल झील में रूपलंका, सोनलंका और वुलर झील में जैन लंका नामक कृत्रिम द्वीप का निर्माण कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन जिसको शाह खान के नाम से जाना जाता है उन्होंने करवाया। साथ ही साथ जैनुल आब्दीन ने कश्मीर में जजिया कर, गोवध की प्रथा और शमशान पर लगने वाले कर को प्रतिबंधित कर दिया। और साथ ही साथ यह भी आपको पता होना चाहिए कि जैनुल आब्दीन 1420 में कश्मीर का शासक बना था। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी से संबंधित कि सिकंदर लोदी ने ही मुहर्रम के ताजिए पर रोक लगवा दी थी। अगला है 1844 से 45 में नरबली को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम को जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसको आप आईएनएस ध्रुव को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। ठीक है, यानी भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है, आईएनएस ध्रुव। और इसको कहां पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो आपका जवाब होगा विशाखापट्टनम। अगला देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर उड़ीसा में एक बोईता बंदना मनाया जाता है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि कार्तिक पूर्णिमा पर उड़ीसा में इसको क्या किस नाम से मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा बोईता बंदना। अगला है, एक चक्रवाती तूफान है जिसका नाम है जवाद। ये जवाद
जो चक्रवाती तूफान है, इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया। और भारत में अगर इसके प्रभाव को आप देखें तो जवाद ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। अगला है हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण वायुयान के टायरों में भरे जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये हल्की गैसें होती हैं और साथ ही साथ हीलियम अक्रियाशील भी होती है। यही कारण है कि वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों का मिश्रण भरा जाता है। अगला है कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो पर्टिकुलर काम के लिए यूज होते हैं, जैसे टैकोमीटर, ये वायुयान की गति को मापने में, स्पीडोमीटर गतिशील वाहन की गति को मापने में, वाट मीटर ये विद्युत की शक्ति को मापने में, एनीमोमीटर वायु की गति को मापने में। अगर पूछा जाए कि वोलोमीटर ये ऊष्मीय विकिरण को मापने में बोलोमीटर का। अगर डायनेमोमीटर तो ये इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में प्रयोग की जाती है। अगला है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके या कुछ ऑफिसेज हैं जिनके लोकेशन के बारे में पूछ रहा है, जैसे वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में। विश्व वन जीव कोष ग्लैंड में। अगला है आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय, तो ये नीदरलैंड में अवस्थित है। अगला देखिए, कह रहा है कि ये साइंस का प्रश्न है, कह रहा है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ क्वथनांक और वायुदाब दोनों में कमी होती है। क्लियर कट आपको याद होना चाहिए कि जैसे जैसे अब आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वायुदाब में भी और क्वथनांक दोनों में आपको कमी प्रतीत होगी। एक बात और याद रखिएगा, जो जैन मठ होते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम से बुलाया जाता है, जैसे उसका नाम है वसदी। यानी अगर आपको कहीं पे वसदी शब्द का जिक्र है तो आप सीधे उसको जैन मठ से कोरिलेट कर देंगे। अगला है इब्राहिम आदिल दुती। ये जो इब्राहिम आदिल दुती है इसे अबला बाबा या निर्धनों के मित्र या जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, इब्राहिम आदिल शाह दुती। आगे है, जैसे पूछ रहा है कि कीर्ति कौमुदी की रचना किसने की, तो आपका सही जवाब होगा सोमेश्वर ने। बृहद कथा कोश की रचना तो हरिसेन ने। रामायण मंजरी की रचना तो क्षेमेंद्र ने। और हितोपदेश का रचना नारायण ने। संस्कृत का ये हितोपदेश संस्कृत शिक्षण का प्रथम ग्रंथ है हितोपदेश। अगला है कि हितोपदेश को अगर फारसी में अनुवाद को देखेंगे तो इसका फारसी में अनुवाद जो है ये ताजुल माली के द्वारा किया गया था। अगला देखिए, आगे हिस्ट्री के कुछ लिंक है उनको स्टैब्लिश करना है, जैसे दांडी मार्च। ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ और वहां पर ये 5 अप्रैल को पहुंच गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी तट के किनारे गए और उन्होंने अपने हाथ में नमक उठाकर सांकेतिक तौर पर नमक कानून को तोड़ा और इसके बाद ही तुरंत उसी डेट 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हो गया। अगला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 के बीच हुआ। अब यहाँ पर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि बिना कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के ये सम्मेलन निरर्थक होगा। इसलिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, वो 5 मार्च 1931 को हुआ और इस पर यह सहमति बनी कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे। और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ 7 सितंबर से 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। अब दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। कम्युनल अवार्ड की बात, तो ये 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा ये घोषणा की गई। और याद रखिएगा, इसके बाद गांधी जी उसी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे और उसके बाद कई लोगों के प्रयासों से पूना पैक्ट हुआ, जो कि 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। और इसके बाद अगर आप तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 के बीच में आयोजित हुआ। अगला है अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। कुछ मैदानों का विस्तार है और उनसे संबंधित देश के नाम है, जैसे कंपोज का विस्तार, तो ये दक्षिण ब्राजील, दक्षिण पराग्वे, उत्तर पूर्व अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। अगर आप सेल्वा का विस्तार देखेंगे तो ये अमेजन के बेसिन में है। अगर आप लानोज का विस्तार देखेंगे तो ये वेनेजुएला में है। और ग्रांड चाको का विस्तार अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया में स्थित है। अगला है नर्मदा नदी की सहायक नदी, तो याद रखिएगा शेर, शक्कर, दूध, तवा, बरना और हिरन, ये सभी नदियां नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। एक बात और याद रखिएगा, एक डाल्टन महोदय थे, उन्होंने एक नया परिभाषा दी थी कि अनुकूलतम जनसंख्या वो होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, यानी प्रति व्यक्ति अधिकतम आय जो प्रदान करे वही अनुकूलतम जनसंख्या है। ये डाल्टन का स्टेटमेंट था। अगला है कि वर्ष 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल ये किसको मिला, तो याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी को 2022 का रॉयल गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। अगला है चलती हुई गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति में गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, ये भी बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात कि जो तनी हुई स्प्रिंग होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला है कह रहा है कि वायुमंडल में यदि अपवर्तनांक को देखें तो इसके कारण किरणें अपवर्तित होकर अपनी दिशा को बदल देती हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में जो तारे की तरफ से आने वाले प्रकाश है वो पहुंच नहीं पाता है और तारे इसी कारण से टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।
अगला है कि हसन देहलवी को भारत की सीडी कहा जाता है। ठीक है, हसन देहलवी को भारत का सीडी कहा जाता है। अगला देखिए, हजार राम मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में है और विष्णु जी का मंदिर है, इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। और एक बात और याद रखिएगा, कृष्णदेव राय ने हजार राम मंदिर के अलावा विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, उत्तर दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका जवाब होगा बेतवा, चंबल और धसान, ये उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा, तापी, अमेजन, ओबी, ये सब कैसी नदियां हैं? जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। अगला देखिए, जो मिसिसिपी नदी है इसका डेल्टा पंजाकार होता है, याद रखिएगा इस बात को भी। अगला है, वांगो नदी का डेल्टा परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है। किसका? वांगो नदी का। अगला है, सुवर्ण रेखा नदी जो कि पूर्व दिशा में बहती है। अगला है, प्राथमिक वायु प्रदूषक, याद रखिएगा जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो गैसें हैं ये क्या है? ये प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है। अगला है, वोल्गा नदी, याद रखिएगा ये कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। अगला है, रोन नदी जो कि फ्रांस में है, पो नदी जो कि इटली में है, ये भूमध्य सागर में अपने जल को गिराती हैं। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी, नीस्टर नदी और नीपर नदी, ये तीनों नदियां काले सागर में गिरती हैं। क्या क्या नाम है? डेन्यूब नदी, नीस्टर नदी और नीपर नदी। अगला प्रश्न देखिए, करा की सबसे लंबी नदी और किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है, ये बात बतानी है। जैसे सबसे नंबर 1 पर अगर आप देखेंगे तो मिसौरी, ये उत्तरी अमेरिका में है। अगर हम बात करें अमेजन की तो ये उत्तरी अमेरिका में ही है। अगर हम बात करें बोल्गा की तो ये यूरोप में स्थित है। ठीक है, अगला है, सबसे लंबी नदी में यांगसी नदी जो कि एशिया में है, मर्रे नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और ओनिक्स नदी जो कि अंटार्कटिका में एस्टेब्लिश है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखी। और याद रखिएगा कि जो कि प्रमुख पठार हैं, जैसे अनातोलिया का पठार कहाँ पर स्थित है? तो तुर्की में। अगर पूछा जाए कि अबिसीनिया का पठार कहाँ पर है? तो इथोपिया और जेमालिया। अगर पूछा जाए कि चिया पास का पठार कहाँ पे है? तो आपका जवाब होगा दक्षिणी मैक्सिको में। मेसेटा का पठार स्पेन का जो आइबेरियन प्रायद्वीप है वहां पर मेसेटा का पठार पाया जाता है। अगर आप कोलंबिया के पठार की बात करें तो यूएसए में। और अगर ग्रीनलैंड के पठार की बात करें तो ये अंध महासागर में स्थित है, ग्रीनलैंड। अगला देखिए, कुछ पवने हैं जो कि गर्म पवने हैं, उनके स्थान को, जैसे सिराको, ये जो सिराको पवने हैं ये सहारा मरुस्थल और इटली में है। अगर हम चिनूक की बात करें तो ये रॉकी पर्वत पे है, यूएसए में। अगर हम फॉन की बात करें तो ये आल्प्स पर्वत पे है, स्विट्जरलैंड में। अगर हम लू की बात करें तो ये भारत में है, यानी उत्तर भारत में। अगर हम सिमूम की बात करें तो ये अरब रेगिस्तान में है। अगर आप खमासीन की बात करें तो ये मिस्र में है। अगर आप चिली की बात करें तो ये ट्यूनेशिया में है। और अगर आप नार्वेस्टर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। अगला देखिए, अगला है हिस्ट्री से संबंधित है। मीर, जो मियाँ मीर हैं ये किस सिलसिले से हैं? तो आपका सही जवाब होगा कादरी से, यानी मियाँ मीर का संबंध कादरी सिलसिले से है। और याद रखिएगा जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहब हैं, इनकी नींव किसने रखी थी? मियाँ मीर ने ही। अगला है शेख मोहम्मद गौस, ये सत्तारी सिलसिले से संबंधित हैं और इनके शिष्य कौन है? तानसेन और हुमायूं। किसके शिष्य हैं? मोहम्मद गौस के। अगला है शेख मूसा, ये सुहरावर्दी शाखा के संत हैं और इनका जो संबंध है वो हमेशा स्त्रियों के वेश में नृत्य और संगीत करते हुए देखा जाता है। अगला नाम है ख्वाजा बकी बिल्लाह का, जो कि नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। अगला है नेपाल हिमालय के घाघरा, गंडक और कोसी नदी यहां से निकलती है, यानी कि नेपाल हिमालय से कौन कौन सी नदी निकलती है? घाघरा, गंडक और कोसी नदी। कुछ प्रजाति हैं और उनसे संबंधित देश के नाम है, जैसे जाकून प्रजाति ये मलेशिया में है, मोन प्रजाति म्यांमार और थाईलैंड में है, खमेर प्रजाति कंबोडिया में है और बोंगटोक प्रजाति ये फिलीपींस में है। भारत में कुछ केंद्र हैं, उनके संबंधित स्थान के नाम, जैसे भारतीय प्राणी विज्ञान केंद्र ये कोलकाता में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान बरेली में है और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में है। अगला देखिए, कुछ उद्योग हैं और उनकी स्थापित नगर हैं, जैसे पहले नंबर पे लौह इस्पात है जिसका संबंध ओसाका, कोबे, एसेन जो कि जर्मनी में है, बर्मिंघम, चेलियाबिक्स और पीटर्सबर्ग में ये लौह इस्पात से संबंधित है। अगर आप जहाज निर्माण से देखें तो नगोया, बेलाफास्ट, प्लेमाउथ, व्लादिवोस्टोक और ग्लासगो इनका संबंध जहाज निर्माण से है। अगर आप ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र की बात करें तो डेट्रॉइट है। सूती वस्त्र के बारे में ओसाका, नगोया और मैनचेस्टर, ये 3 नगर जो हैं ये सूती वस्त्र के उद्योग से संबंधित हैं।
आगे कुछ प्रमुख नहर की बात हो रही है। पहले नंबर पे स्वेज नहर है जो कि मिस्र में है और ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है। अगली नहर का नाम है पनामा नहर जो कि पनामा में है और ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। अगली नहर है इरी नहर, ये यूएसए में है, ये इरी झील और हडसन नदी के बीच में है। अगर बात करें सू नहर की तो ये भी यूएसए में है और ये नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में है। अगला नाम है कील नहर, ये जो कील नहर है ये जर्मनी में है और ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में है। अगला देखिए, अब यहाँ पर करंट से संबंधित प्रश्न है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का जो अभी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये कहाँ पर? तो ये मेरठ में। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का किस राज्य में होगा? तो ये मध्य प्रदेश में होगा। अगला है महाराष्ट्र में बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है और ये किसके जन्मदिन पर? तो सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर महाराष्ट्र में 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला है कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। आपका सही जवाब होगा अब्दुल्ला हमदोक। ये जो अब्दुल्ला हमदोक हैं ये सूडान के प्रधानमंत्री थे। अगला है गांधी जी के बारे में कुछ पुस्तक लिखी गई है। क्या है? गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। अगला देखिए, लोसांग एक उत्सव है जिसको नामसूंग के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर होता है? तो ये सिक्किम में है और फसल मौसम शुरुआत के अवसर पर लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। अगला है AIIB के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आपका सही जवाब होगा उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है वैश्विक जोखिम सूचकांक 2022 ये किसके द्वारा जारी होता है? तो आपका सही जवाब होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो WTO है इसने चीन को क्रियाशील देश के तौर पर दर्जा दिया है। अगला देखिए, पोंगल उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए उत्तरायण तो ये गुजरात में। अगला है कचाई लेमन फेस्टिवल। ये जो कचाई लेमन फेस्टिवल है ये कहाँ पर होता है? ये मणिपुर में। अगला है सफेद हंस, ये क्या है? तो ये मिसाइल बम वर्षक विमान है जिसका नाम है सफेद हंस और ये किसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब होगा रूस के द्वारा। अंडर 19 बैडमिंटन गर्ल्स में प्रथम स्थान किसका है? तो तस्मीन मीर का है जो कि भारतीय है। 24वां ई-गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आपका सही जवाब होगा हैदराबाद में। और कोविड के प्रबंधन के लिए नागालैंड के मोन जिले को इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिले के तौर पर मिला है। क्या नाम है? मोन जिला कहाँ पर है? नागालैंड। अगला है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें बताया गया कि 2019 की तुलना में 21 मिलियन लोग अधिक बेरोजगार हुए हैं 2022 में और 2022 में 207 मिलियन बेरोजगार लोगों के होने की संभावना है। अगला देखिए, 2022 में ब्रिक्स समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आपका सही जवाब होगा चीन। अगला है पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि ये पेंच टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कॉलर वाली बाघिन की मृत्यु हो गई थी इसलिए चर्चा में आया। NDRF की स्थापना 19 जनवरी 2006 को, ये 19 जनवरी 2022 को इसका 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? NDRF का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 2006 को। अगला है एक ब्रिज की चर्चा हो रही है जिसका नाम है इन्फिनिटी ब्रिज। ये जो इन्फिनिटी ब्रिज है ये कहाँ पर है? दुबई UAE में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ये स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की स्थापना हैदराबाद में हुई और दूसरी बात ये श्री रामानुजमचार्य की मूर्ति है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि बैठे हुए मुद्रा में विश्व की ये दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। और जो पहले नंबर पर है वो कौन सी मूर्ति है? बुद्ध मूर्ति है जो कि थाईलैंड में अवस्थित है। अगला है प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो मंगलुरु कर्नाटक में। अगला है भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब होगा लम्हेटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अगला है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्टैब्लिश की गई? तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में। अगला है भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन बनी? तो आपका सही जवाब होगा शिवानी सिंह। ये जो शिवांगी सिंह है ये भारत की पहली महिला राफेल पायलट बनी है। अगला है कि लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि IPL में शामिल हुए हैं इसके स्वामित्व किसके पास है? तो आपका सही जवाब होगा संजीव कुमार गोयना के पास इसका स्वामित्व है। अगर पूछा जाए कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन है? तो KL राहुल है। ठीक है, नाम कट गया इनका। अगला है सारथी ऐप। याद रखिएगा सारथी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा सेबी के द्वारा सारथी ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी बनी है? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नुनस्तारा है जो कि बोर्नियो द्वीप पर स्टैब्लिश है। अगला है माना उरु मानाबाड़ी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो माना उरु मानाबाड़ी महोत्सव तेलंगाना में जो कि स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय
अमर ज्योति स्थापित। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक आउटलुक ये किसके द्वारा जारी होता है? तो आपका जवाब होगा आईएमएफ द्वारा। और दूसरी बात, ये जो विश्व आउटलुक रिपोर्ट है ये वैश्विक आर्थिक विकास वृद्धि में 5.9 से घटकर 2022 में 4.4% होने का अनुमान है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। और याद रखिएगा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85वां है और शीर्ष स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड शामिल है। अगला है, भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन पहला कहां पर हुआ? तो आपका सही जवाब होगा, ये जो भारत और मध्य एशिया के बीच में जो शिखर सम्मेलन हुआ ये वर्चुअल तरीके से हुआ। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? कजाकिस्तान, किर्गिज, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने प्रथम भारत एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अगला है ब्रांड फाइनेंस 2022, इसमें सबसे मूल्यवान ब्रांड किसको बनाया गया? तो एप्पल को। डिजिटल संसद ऐप ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो लोकसभा सचिवालय द्वारा डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया। अगला है सत्यमंगल टाइगर रिजर्व जो कि इरोड जिले तमिलनाडु में है, इसको TX2 पुरस्कार मिला है सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को। दूसरी बात यह है कि जो TX2 पुरस्कार है ये सत्यमंगल टाइगर रिजर्व के अलावा वर्दिया नेशनल पार्क जो कि नेपाल में है उसको भी प्राप्त हुआ है। अगला है भारत का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसका नाम है R&D, उस्मेन केंद्र कहां पर इस्टेब्लिश हुआ? तो आपका सही जवाब होगा केरल में। गांधी की भित्ति चित्र कहां पर बनाई गई? तो ये अहमदाबाद में कुल्हड़ों से निर्मित हुई। अगला है सहारा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सहारा का प्रवेश द्वार एन सेफ्रा शहर को कहा जाता है। ये अल्जीरिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्या नाम है? सेन सेफ्रा शहर जो कि सहारा का प्रमुख प्रवेश। अगला प्रश्न है, कनाडा के ट्रक चालकों ने फ्रीडम कॉन्वॉय नामक एक आंदोलन चलाया। कोविड-19 के समय में जो बॉर्डर पर आने जाने को लेकर प्रतिबंध था उसी को लेकर ट्रक चालकों का ये गुस्सा था जिन्होंने फ्रीडम कॉन्वॉय के नाम से आंदोलन चलाया और ये कनाडा से संबंधित है। रक्षा खुफिया एजेंसी जिसको आप DIA कहते हैं, इसके प्रमुख कौन बने हैं? GAV रेड्डी। और रक्षा खुफिया एजेंसी का गठन कब हुआ था? तो 2002 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए, यहां पर कुछ और फैक्ट है करंट से संबंधित, जैसे आईफिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई। ये जो आईफिश ब्रीडिंग कॉलोनी है इसकी खोज कहां पे की गई? तो आपका सही जवाब होगा अंटार्कटिका के वेडल सागर में आईफिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई। अगर आप उत्तर पश्चिम दिल्ली की बात करेंगे तो यहां पर दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सजग शुरू किया है उत्तर पश्चिम दिल्ली में। अगला है एशिया कप ट्रॉफी। याद रखिएगा, ये जो एशिया कप ट्रॉफी है ये जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीती और दूसरी बात इसका आयोजन मस्कट ओमान में हुआ। देखिएगा, भारत ने चीन को हराकर इसमें कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस सिंगल्स में महिला वर्ग में एशले बाल्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, इन्होंने डेनियल कोलिंस को जो कि अमेरिका के हैं उनको पराजित किया। अगला है डिजिटल करेंसी के तौर पर डिजिटल रूपी को किसने लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा RBI द्वारा। PM डिवाइन नॉर्थ ईस्ट के लिए ये एक इनिशिएटिव है जो कि 1500 करोड़ रुपए की लागत से कंप्लीट होगा। अगला देखिए, आगे कुछ नौसैन्य अभ्यास से संबंधित है, कुछ अभ्यास है, जैसे 11वां नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 ये विशाखापट्टनम में हुआ और याद रखिएगा इसमें 46 देशों ने पार्टिसिपेट किया। और ये जो मिलन 2022 है ये 1995 में शुरू हुआ, ये द्विवार्षिक है और साथ ही साथ 2022 का विषय क्या था? सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। अगला है सी ड्रैगन 22 अभ्यास, ये प्रशांत महासागर में भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया ने मिलकर सी ड्रैगन 2022 का आयोजन किया। कहां पर? प्रशांत महासागर में। एक ऑपरेशन सर्द हवा चल रही है, ये BSA के द्वारा चली गई और ये सीमा पार जो घुसपैठ था उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की गई। अगला है गांधी जी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है, उसका क्या नाम है? तो आपका सही जवाब होगा मॉरिशस। अगला है चिरू CHIRU एक नौसैनिक अभ्यास है, ये ओमान की खाड़ी में हुई और ये किन देशों के बीच में हो रहा है? तो ये रूस, चीन और ईरान के बीच में चिरू नौसैन्य अभ्यास हो रहा है। इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ करंट के प्रश्नों को और कुछ सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको कवर कर लिया। अब आपको कल परीक्षा देने जाना है। अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए आपकी जो तैयारी है वो सबसे सर्वोत्तम तैयारी है, इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए अंत में ये जो सीरीज है इसका रिवीजन कर लें और करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लें और जो भी अपने आपने टॉपिक शॉर्ट नोट्स में बनाए हों उनको रिवाइज करके कल बिल्कुल इत्मीनान से पेपर देने जाएं। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, ये मुझे भी पूरा विश्वास है आपको। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द ही मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं।